आज हम सीखेंगे गुणनखंड करना। ये वीडियो उनके लिए लाभदायक होगा जिनको गुणनखंड करना बिल्कुल नहीं आता है। वैसे हम बता दें कि गुणनखंड एक भाग की प्रक्रिया है, इसमें भाग ही किया जाता है। तो गुणनखंड, पहली बात तो गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं। गुणनखंड होते हैं दो प्रकार के। पहला प्रकार होगा सभी गुणनखंड। पहला प्रकार है सभी गुणनखंड। और दूसरा प्रकार हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ज़्यादातर ये दो ही प्रकार पूछे जाते हैं और इन्हीं दो प्रकारों से प्रश्न बनते हैं। कौन कौन? सभी गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। सभी गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे लिखा है 12, 12 के सभी गुणनखंड। 12 के सभी गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जिनसे 12 पूरा पूरा बट जाए। तो 12 किस किस से बटेगा? 12 1 से बटेगा। 1 से तो सारी संख्याएं बट जाती हैं। 1 से बटेगा, इसके बाद हम देखेंगे तो 2 से भी बटेगा, फिर 3 से भी बटेगा, 4 से भी बटेगा, 1 से बटेगा, 2 से बटेगा, 3 से बटेगा, 4 से भी पूरा पूरा बट जाएगा, 5 से नहीं बटेगा, इसके बाद देखेंगे 6 से बट जाएगा पूरा पूरा, और फिर किससे बट जाएगा? 6 के बाद फिर सीधे ये 12 से ही बटेगा। ये हो गए सभी गुणनखंड। हम चाहें तो भाग करके देख भी सकते हैं। जब हम 1, 2 या 3 या 4 या 6 या 12 से 12 को भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 0। इसका मतलब ये सभी गुणनखंड हैं। सारी संख्याएं जो यहाँ लिखी गई हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सब 12 के गुणनखंड हैं। तो ये हो गए सभी गुणनखंड। सभी गुणनखंड क्या होते हैं? वो सभी संख्याएं जिनसे कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो वो सभी जितनी भी संख्याएं होती हैं उस संख्या की गुणनखंड हो जाती हैं। अब दूसरा जो प्रकार है यहाँ पर वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? इन्हीं गुणनखंडों में से वे गुणनखंड जो अभाज्य हैं उन्हें हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। अर्थात 12 के गुणनखंड हम जब करेंगे तो सबसे हम नहीं बांट कर देखेंगे, हम केवल उन्हीं संख्याओं से विभाजित करेंगे जो संख्याएं क्या हैं? अभाज्य हैं। अब इसके लिए हमें भाज्य और अभाज्य भी आना चाहिए। जब हम भाज्य जानते होंगे तो अभाज्य भी जानते होंगे। तो ये तो रहे हमारे सभी गुणनखंड। अब हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे लिखा है 12, तो 12 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अब हमें 12 को ऐसी संख्या से विभाजित करना है जो अभाज्य हो और जिससे 12 पूरा पूरा बट जाए। तो उस संख्या का पता लगाएंगे और उससे हम बांट करके देखेंगे। तो सबसे पहली संख्या है 1। 1 न तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो इसके बाद संख्या है 2। 2 क्या है? 2 अभाज्य संख्या है। 2 से बांट करके देखेंगे। अब जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो कैसे इसे करेंगे? वो इस प्रकार रफ कार्य करते हुए हल करेंगे। पहले 12 लिख लिया गया। अब 12 को क्या करें हम? 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 का भाग लगेगा 6 बार। 2 छंग 12। और इस प्रकार 12 को हमने 2 से भाग किया और 6 उत्तर आया। 2 से भाग किया और 6 उत्तर आया। तो यहाँ लिख लें 2 से भाग किया और 6 उत्तर आया। ये जो उत्तर 6 आया है
12 था, 12 के बाद 6 संख्या प्राप्त हुई है, तो ये अब घट गया। ये घटते घटते जब 1 हमें मिल जाए तो हम मान लेंगे कि हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था और यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक प्रकार का भाग ही है, मौखिक भाग, जिसमें ये प्रक्रिया हम मन में करते हैं और ये लिखते जाते हैं। क्या क्या लिखते हैं? किससे हमने भाग किया और कितना उत्तर प्राप्त किया। ये 2 बातें सिर्फ यहाँ लिखनी होती हैं। और ये उत्तर प्राप्त करते 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 हमें जब 1 मिले तो हम मान लेते हैं कि हमारे गुणनखंड हो गए। तो अभी तो 1 नहीं आया है, अभी तो यहाँ पर 6 है। तो अब जो ये हमारे पास 6 है, इस 6 को हम बनाएंगे भाज्य। क्या बनाएंगे? भाज्य। मतलब अब इस 6 को भाग करेंगे। 12 था, फिर इसके बाद हमें 6 उत्तर मिला, तो अब 6 को हम भाग करेंगे और फिर हम अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। तो पहले तो हमने देखा था 2 से 12 बट गया था और 2 अभाज्य भी है। 2 के पहले कोई अभाज्य संख्या है नहीं, तो अभी हम 2 से ही देख लें, क्या ये 2 से बटेगा? तो बिल्कुल बटेगा। वैसे 2 से विभाज्यता का नियम हम पहले बता चुके हैं, सबको पता भी होगा कि अगर इकाई पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता है तो संख्या 2 से पूरी पूरी बटती है। देखो यहाँ 2 था, पूरी पूरी संख्या 2 से बटी। यहाँ इकाई 6 है, 2 से बटेगी, 2 का भाग लगेगा 3 बार, 2 तियां 6। तो 2 से हमने भाग किया, 3 उत्तर प्राप्त किया। लिख दें यहाँ पर, 2 से भाग किया, 3 उत्तर आया। अब पहले 12 था, घट करके आया हमारे पास 6, अब आ गया 3। कितना आना चाहिए? 1 आ जाए तब गुणनखंड वाली प्रक्रिया पूरी होगी। तो फिर हम 3 से भाग करेंगे, तब अब हम 3 को भाग करेंगे। तो ये संख्या 2 से तो नहीं बटेगी, क्योंकि ना तो इकाई पर 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, ये तो कुछ है नहीं। तो ये संख्या सीधे 2 से जब नहीं बटेगी तो हम 3 से प्रयास करेंगे, और हम जानते हैं कि 3 एकम 3 ये बट जाएगा, और 3 जो है अभाज्य संख्या तो है ही। तो इस प्रकार 3 का 1 बार लग जाएगा, और हमने देखा कि अब ये 1 प्राप्त हो गया है। अब 1 प्राप्त हो गया है, इसका मतलब 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अब हम लिख लेंगे कि 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है। 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 गुणा 2, गुणनखंड को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, गुणा 3, चाहे तो हम गुणा 1 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम ये चेक कर लें कि क्या ये उत्तर हमारा सही आया है। तो कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे देखते हैं। 2 का गुणा 2 से, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4। अब यहाँ पे आ गया 4, 4 का गुणा करेंगे 3 से, तो 4 तियां 12, यहाँ 12 आ गया। अब 12 का गुणा अगली संख्या से, यानी 1 से, 12 एकम 12। तो जब हम गुणनखंड जो हमें प्राप्त हो उसका गुणा करें और बदले में हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए जिसके हमने अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड किए थे, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारा प्रश्न सही है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न सही है। इस प्रकार हमने जांच कर ली। ये तो हमारा रफ कार्य है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और एक तरीका और होता है गुणनखंड का, जिसमें वृक्ष बनाते हैं। तो वो भी तरीका हम जानेंगे कि वृक्ष कैसे बनाते हैं। वृक्ष विधि में क्या करते हैं? पहले हमने लिख लिया 12। अब इसके बाद हम 2 संख्याओं में इसको तोड़ेंगे। कोई भी 2 संख्याएं हों, भाज्य हो या अभाज्य हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई 2 संख्याएं हों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। एक अभाज्य है और एक भाज्य है, 2 और 6 हो गया। अब 2 के तो गुणनखंड हो नहीं पाएंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, और 6 भाज्य है तो इसके फिर से गुणनखंड हो जाएंगे। कौन कौन से? 2 और 3, 2 जोड़े फिर हो गए। तो इस प्रकार ये इसमें शाखाएं इस तरह से निकलती ना, तो ये इसे हम वृक्ष
विध कहते हैं, वृक्ष बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। किस विध से? ये वृक्ष विध से हैं। जब गुणनखंड वृक्ष बन जाए तो इसके बाद हम गुणनखंडों को व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको यहां तक हम बढ़ा लें और ऐसे यहां 2 लिख दिया और फिर यहां 2 लिख दिया, नहीं गुणा का चिन्ह और फिर यहां पर गुणा का चिन्ह। तो ऐसे भी गुणनखंड हम प्राप्त कर सकते हैं। या फिर ना ये करें, सिर्फ ऐसे ही लिखा रखें 12 और 12 के बाद 2 और 6 और 6 से फिर 2 और 3। कहीं कहीं देखने को मिलेगा इस प्रकार इसको गोले में बंद कर दिया जाता है। तो हम गुणनखंड कैसे पता लगाएंगे, इसमें गुणनखंड कौन सा है? तो अंतिम जो गुणनखंड होंगे वो हम देखेंगे कि 2, 2 और 3, ये जो अभाज्य संख्याएं हमें मिली हैं ये हमारे गुणनखंड हैं। और अगर ऐसे हमें निकालने में दिक्कत हो रही है तो फिर उनको हम अंत में एक इस तरह से लिख लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार ये गुणनखंड वृक्ष हो गया और ये सभी गुणनखंड हो गए, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक बात और जान लें कि जब हम वृक्ष बनाते हैं, गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं, तो वहां पर ये कोई अनिवार्य नहीं है कि हम 2 गुणा 2 और 6 ही करें। यहाँ पर जो जोड़े हैं गुणनखंड के कोई भी हो सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जोड़े के रूप में गुणनखंड होंगे। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। यहाँ मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है कि संख्या के हम 2 गुणनखंड करेंगे। वो 2 गुणनखंड कोई भी हो सकते हैं, कोई भी 2 गुणनखंड कर लें हम। तो जैसे हमने 2 और 6 किया था, ऐसे ही 2 शाखाएं हम बना लेंगे। कौन कौन सी? हम 3 और 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 संख्याएं गुणनखंड होंगी जिनका गुणनफल 12 आ जाए। वो सभी संख्याएं गुणनखंड होंगी। अभी हमने 12 के सभी गुणनखंड देखे थे और उसमें देखा होगा कि 3 भी था और 4 भी था। यहां देख सकते हो 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है। जैसा कि पहले वृक्ष में 2 और 6 था। तो पहली बात, 2 संख्याओं के रूप में हम लिख लेंगे, यानी गुणनखंड जो हमारे होंगे वो युग्म के रूप में होंगे। तो पहले हमने 2 गुणा 6 के रूप में किया, अब 3 और 4 के रूप में किया। अब इसमें से 3 तो है अभाज्य, तो इसके तो खंड हो नहीं सकते। ये भाज्य है 4, तो 4 के खंड हो सकते हैं। तो फिर से हम 2 खंड करेंगे। 2 ही टुकड़े हमें हर बार करने हैं। यही बात हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। पर हम करें चाहे जैसे, वृक्ष चाहे जैसे बनाएं, चाहे जिस संख्या शुरुआत करें, अंत में उत्तर हमें वही प्राप्त होगा। 4 के फिर क्या यहाँ पर जब हम 2 टुकड़े करेंगे, 2 युग्म प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2, और हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब या तो हम ऐसे लिख लें 3, 2 और 2, और या चाहें तो इनको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको यहां फिर लिए चले आए और इस प्रकार लिख लें, या इसको हम आयत में भी ऐसे कर सकते हैं। पर हमें ध्यान क्या रखना, जैसे यहाँ पर आयत में हमने लिखा है गुणनखंड, ध्यान हमें यही रखना है कि जब एक संख्या होगी पहले उसके हम 2 गुणनखंड करेंगे और फिर उन 2 गुणनखंडों में अगर दोनों के और खंड हो सकते हैं तो और खंड करेंगे। अगर किसी का खंड नहीं हो रहा है तो उसको हम छोड़ दें, अगले के खंड करते रहें। तो ये है वृक्ष बनाकर गुणनखंड करना। अगली संख्या है 84। तो बिल्कुल उसी प्रकार लगाएंगे। तो जिनको गुणनखंड करना बिल्कुल नहीं आता है तो इस प्रकार वो लिख लें 84। और अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या हो, उससे बांट करके देखें।
तो सबसे पहले 2 से 4 बार लग जाएगा, यहाँ 4 उतार लेंगे, फिर 2 बार लगेगा। तो क्या देखा हमने कि 2 से जब भाग किया तो 42 उत्तर आया। अब यही बात हम यहाँ लिख लेंगे कि 2 से भाग किया और 42 उत्तर आया। अब क्या करेंगे, ये जो 42 84 था, 84 से हमें प्राप्त हुआ 42। अब 42 को फिर से भाग करेंगे और यहाँ जब 1 आ जाएगा भाग करते करते, तब हमारे गुणनखंड पूरे हो जाएंगे। तो 42 को हम फिर यहाँ लिख लेते हैं और 2 से बढ़ जाएगा क्योंकि इकाई पर 2 है। 2 से 2 बार 4 और फिर यहाँ 1 बार। 2 से भाग किया तो 21 मिला, यही बात यहाँ लिख लेंगे। 2 से भाग किया तो 21 मिला। अब फिर 21 को भाग करें, अब ये 2 से तो नहीं बटेगी संख्या, तो 2 के बाद फिर अगली अभाज्य संख्या है 3। 3 से बटेगी, बिल्कुल बटेगी। 2 और 1 3, जो इसके अंक हैं 2 और 1, अंकों का योगफल 3 से बट रहा है, संख्या भी 3 से बटेगी। तो 7 बार। 3 से हमने जब बांटा 7 उत्तर मिला। पहले था 84, 84 को जब बांटा तो मिला 42, 42 को बांटा तो मिला 21, 21 को बांटा तो मिला 7। और अब इस 7 को जब हम भाग करेंगे, ये भाग होगा 7 से, तो हमें मिल जाएगा 1। भाग करते करते यहाँ देखो 1 आ गया, 7 का 1 बार। 84 से घटते 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 1 पर आ गए हैं। तो अब हमारे गुणनखंड हो गए हैं। ये कुछ बनाना नहीं है, लिख लेते हैं 84 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब गुणा करके देख लें 84 मिल जाएगा। 2 का 2 से 4, 4 आया है 4 का 3 से, तो 4 तियाँ 12, 12 मिला तो 12 का 7 से, 12 सती 84, 84 मिल गया है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो सही है। ये हमारा रब कार्य है और ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल नहीं आता है। हालांकि जब हम लगाएंगे, बार बार प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम मौखिक रूप से कर पाएंगे जैसे कि गुणनखंड किए जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक हम इस प्रकार भाग करके देखें और बाद में इसको मिटा दें। 84 को भी देख लेते हैं। अगर हम इसका वृक्ष बनाएं, वृक्ष विषय लगाएं तो कैसे लगेगा। सबसे पहले 2 संख्याओं में बांटेंगे, इसको 2 से बांट लीजिए, एक संख्या 2 हो गई। तो फिर जैसे यहाँ देखो तो दूसरा मिलेगा हमें 42। अब फिर इसके बाद 2 तो अभाज्य है, ये बटेगा नहीं, 42 को बांटिए। तो फिर देखो 42 को बांटोगे तो 2 और 21 में बढ़ जाएगा, और 21 को जब बांटोगे 3 और 7 में बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसी से हम इसे कर सकते हैं। ये विधि आती होगी तो हम सारी विधियाँ कर सकते हैं। तो 3 और 7। अब हम ध्यान से देखें, हमें सारे गुणनखंड मिल गए। अब इन्हें अगर हमें इसी प्रकार से लिखना है तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं कि यहाँ तक ये 2 ले आए और फिर ये इसी के सीध में यहाँ ये 2 हो गया और ये 3 और 7 तो यहाँ लिखा ही था। इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये है वृक्ष विधि और ये है भाग विधि। और अगर कोई विधि ना कहे तो और भी तरीके हैं जो हम इसको ये गुणनखंड आसानी से लगा सकते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं। अगर 84 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 84 के कोई भी गुणनखंड कर लीजिए पहले, ये अलग विधि है, अभाज्य गुणनखंड। अभी अभाज्य गुणनखंड ना लिखें, सिर्फ लिखें 84 और बराबर का चिन्ह लगा करके कोई भी गुणनखंड लिख लीजिए। 84 के अभाज्य गुणनखंड हमें मान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो पहले लिख लिया 84 हमने, और 84 को 2 टुकड़ों में बांटिए जैसे हम वृक्ष बनाते थे।
तो 2 गुणा 42 हो सकता है। 84 था, 2 गुणा 42 हो सकता है। और हम कैसे लिख सकते हैं 84 को? तो 2 गुणा 42 को फिर से हम लिख सकते हैं 2 गुणा 21, और फिर इसके बाद अब ये 2 तो अभाज्य है, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जब हमें सारी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो पहले 2 गुणा 42 तो भाज्य था, तो 2 गुणा 42 के रूप में तो हमें लिखना नहीं है। तो अब हमने क्या किया, 2 को तो उसी प्रकार लिख लिया और 42 के फिर से टुकड़े किए, तो हुआ 2 गुणा 21। अब 2 फिर हमें अभाज्य प्राप्त हो गया, और 21 क्या है, भाज्य है। तो अब हम 21 के फिर से टुकड़े करेंगे। तो अब देखें, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है 3 गुणा 7, और अंत में हमने देखा कि हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार भी हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी गुणनखंड लिखते हुए भी अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएंगे। चाहे कोई भी संख्या लिखें, अंत में हमें अभाज्य गुणनखंड ही प्राप्त होंगे। जैसे लिखा है 12, तो हम 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, या 3 गुणा 4 भी लिख सकते हैं। अब ये तो अभाज्य हमें मिल गया, और 4 तो भाज्य है, तो इसके फिर से गुणनखंड होंगे। कौन से होंगे? 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब हमें जो भी गुणनखंड मिले सब अभाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। तो इस प्रकार भी हम गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक दिक्कत आती है, उस दिक्कत का जिक्र हम कर रहे हैं। क्या हमें विशेष ध्यान रखना है जब हम भाग बीज से गुणनखंड करेंगे? जैसे यहां लिखा है 216 और हम गुणनखंड कर रहे हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 है। तो अगर यहां हम भाग कर करके देख रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, पर भाग करके देखेंगे क्यों? क्योंकि इस तरह से भाग करके गुणनखंड करना संभव नहीं है। 1-2 प्रश्न हम सीखने के लिए कर सकते हैं, अभ्यास के लिए कर सकते हैं। जब तक हमें नहीं आता है तब तक हम ऐसे करेंगे। बाद में ये हमें कुछ नहीं करना, इसमें बहुत समय लगता है। वही प्रक्रिया हमें करनी है और मन में करनी है। तो जब मन में कर रहे होंगे तो यहाँ गलती क्या होगी? 2 एकम 2 तो लगाएंगे और गलती से लिख देंगे 2 अट्ठे 16, जबकि यहाँ पर शून्य होना चाहिए। यही गलती अभाज्य गुणनखंड करते समय बच्चों से हो जाती है। तो इस पर विशेष ध्यान रखना है। जब भी हम 2 संख्या में एक साथ भाग लगाएंगे तो शून्य यहाँ जरूर लिख लें। ये शून्य लिखते क्यों हैं ये भी जान लीजिए। ये शून्य ऐसे नहीं आ जाता है। 2 का एक बार लगा, 2, 1 उतार लिया गया। अब 1 में भाग जब हम लगाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं 2 का भाग एक बार भी नहीं लग रहा है। तो जब एक बार भी भाग ना लगे तो वहाँ 0 बार भाग लगाना चाहिए। अब हम 0 बार लगाएंगे और घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 6 ऊपर से लाएंगे और ये 8 बार लग जाएगा। तो इस तरह से ये 0 आता है। यही विशेष बात यहाँ ध्यान रखनी है और यही गलती होती है। फिर 2 से 2 5 बार लग जाएगा और ये 4 बार। फिर 2 से 4 बार, 2 का 2 बार लगेगा और 2 सते 14, 3 का 9 बार, फिर 3 बार और फिर 1 बार। इस प्रकार 216 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें, जब हम सभी गुणनखंड लिखते हैं, जैसे हमने 12 के सभी गुणनखंड बताए थे, वो थे 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो उनको हम कामा लगाते हुए लिखेंगे। इस प्रकार गुणा के रूप में नहीं लिखेंगे। ये बात ध्यान रखना है। जब सभी गुणनखंड लिखेंगे तो हम कामा लगाते हुए इस प्रकार लिखेंगे, और अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम इस प्रकार से